नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और जो क्वेश्चनों की जो हमारी संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों? 100 रहेगी। इसलिए आप ध्यान से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। सभी शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी रहेंगे दोस्तों। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एचएम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप भी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। 100% सत्य है, 50% सत्य है, असत्य है, ज्ञात नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से, यह बात है जो 100% सत्य है। ऑप्शन ए है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बार बार दृढ़ता पूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य आचरण विकृति, अति क्रियाशीलता, दोनों, एक और दो दोनों सही है, कोई नहीं। तो बात क्या हो रही है? बार बार दृढ़ता पूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है आचरण विकृति। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? परोपकार को, आक्रामकता को, सहानुभूति को, नैतिक विकास को। तो किसको कम किया जा सकता है? आक्रामकता को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? कुसमायोजित को, निम्न बुद्धि लब्धि वाले को, एकांकी को, समस्या समाधान करने वाले को। तो समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं दोस्तों? कुसमायोजित बालक को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र बौद्धिक योग्यता, मंद बौद्धिक योग्यता, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता, कोई नहीं। तो किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता होने पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। कथन किसका है दोस्तों? पूरे का है, टेलर बर्टलैंड का है, सिम्पसन का है, वुडवर्थ का है। तो एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन है दोस्तों टेलर एवं बर्टलैंड का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं, वह मानना है। किसका मानना है दोस्तों? ये वीटी का, नन का, स्पीयरमैन का, विलप का। तो दोस्तों ये वीटी का मानना है। किसका मानना है? वीटी का मानना है दोस्तों। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है दोस्तों? लिंग में विभिन्नता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। दोस्तों मैं इसी प्रकार मेरी आपके साथ एक डील ही समझ लो दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपको 1500 क्वेश्चन इसी प्रकार में दे दूंगा, और अगर ये 1500 क्वेश्चन आपने रट लिए तो समझ लो कोई सा भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो उसमें इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। विश्वास के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को, विकलांग को। तो ब्रेल लिपि से अंधे को पढ़ाना चाहिए दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्यों में विभिन्नता, लिंग के आधार बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। 1 नंबर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रुचि होती है, जन्मजात, अर्जित, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है रुचि की। दोस्तों आदतों की बात नहीं हो रही है, रुचि की बात होती है। तो रुचि है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही रहेगा। दोस्तों चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। आदतें होती है, जन्मजात, अर्जित, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों आदत है, जैसे कि आपको बहुत पढ़ने की आदत है, तो ये आपने अर्जित की है या जन्मजात है? तो दोस्तों अर्जित है। आदतें क्या है? अर्जित है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? प्रशिक्षण से, आचरण से, शिक्षण से, अनुदेशन से। तो बात हो रही है कि अभिरुचि, चरित्र और मूल्यों का जो विकास है वो किसके द्वारा करवाया जा सकता है? दोस्तों आचरण से करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आत्म का केंद्रीय भाग है, व्यवहार, व्यक्तिगत, बुद्धि, कोई नहीं। तो आत्म का केंद्रीय भाग व्यक्तिगत होता है। दोस्तों ऑप्शन 2 नंबर सही रहेगा। दोस्तों चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभिवर्ती मापन की सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक है थर्स्टन, ऑसगुड, किलपेट्रिक, लिकर्ट। तो अभिवर्ती मापन की जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है उसके प्रतिपादक कौन है? दोस्तों ऑसगुड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अभिवर्ती मापन की स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक है फ्रीमेन, गटमैन, लिकर्ट, थर्स्टन। तो अभिवर्ती मापन की जो स्केलोग्राम विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? दोस्तों गटमैन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अभिक्षमता रुचि एवं संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावित गति का एक मापक है। कथन किसका है? वुडवर्थ का है, वाटसन, ये वाटमन नहीं है दोस्तों, वाटसन है, वाटसन का है, वॉन डुसेन का है, रायब्रन का है। तो अभिक्षमता रुचि एवं संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावित गति का एक मापक है। यह कथन है वॉन डुसेन का। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आदत समाज का विशाल चक्र है और उसकी परम श्रेष्ठ श्रृंखसिका है। कथन किसका है? लेंडेल का, गेरेट का, मर्सेल का, जेम्स का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ श्रृंखसिका है, यह कथन है जेम्स का। दोस्तों किसका है? जेम्स का कथन है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना, बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, शिक्षण की उपयुक्त विधियां। तो दोस्तों बात किसकी हो रही है? स्वस्थ बने रहने के लिए तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना। दोस्तों 3 नंबर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो बात क्या है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाने की बात है, तो एक शिक्षक को उचित है कि उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभिवर्ती है, क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। व्यक्ति की मूलभूत समझो या बीजभूत, एक ही बात है दोस्तों, मूलभूत बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान व कौशल से सीखा जा सकता है। इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभिवर्ती की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति नापसंदगी या पसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत है, आदत का निर्माण हो जाता है, तो वह बुरी आदत सरलता से छूट जाती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? यहां पर ऑप्शन नंबर 1, आदतें जन्मजात होती है। आदतें दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, आदतें अर्जित होती है। बाकी तीनों है कथन है वो सही है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रुचित नहीं है दोस्तों, रुचि के संपर्ते के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए गए हैं? वंशानुक्रम, मूल प्रवृत्तियां, विचार, जानना, अनुभव करना, मूल प्रवृत्तियां, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, वंशानुक्रम, क्रियात्मक, अनुभव करना। तो जल्दी से आप भी अपना राइट आंसर बताओ दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो सही रहेगा दोस्तों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। रुझान व मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। दोनों वातावरण से प्रभावित होते हैं। दोनों के बनने पर अकस्मात या तत्कालीन विशेष प्रभाव डालते हैं। अध्यापक दोनों के विकास पर में सहायता हो सकते हैं। तो दोस्तों बात है यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। ये गलत कथन है दोस्तों, प्रभावित होती है। बाकी तीनों सही है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आत्म संपर्ते के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता एवं आत्म संपर्ते में कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अपने आत्म संपर्ते के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। योग्यता के संबंध में यदि आत्म संपर्ते ऊंचा हो तो योग्यता उच्चता की ओर होती है। आकाश का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म संपर्ते के विकास पर धनात्मक होता है। तो यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, आदतें व्यक्तित्व का आवरण है। किसने कहा था? क्लेपर ने, लैंडेल ने, गेरट ने, मर्सेल ने। तो आदतें व्यक्तित्व का आवरण होती है, ये क्लेपर ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? क्लेपर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। कथन किसका है? जेम्स का, मर्सेल का, गेरेट का, लैंडेल का। तो प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है, यह कथन किसका है दोस्तों? जेम्स का है। किसका कथन है? जेम्स का कथन है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। रुचि ध्यान की मां है। कथन किसका है? रुचि है वो ध्यान की मां है। भाटिया का है, मैकडूगल का है, क्रो एंड क्रो का है, विंगम का है। तो दोस्तों ये कथन है
वो है मैकडूगल का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक होती है। कथन किसका है? रोज का, भाटिया का, फिट्ज का, मैकडूगल का। रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक होती है, यह कथन है दोस्तों भाटिया का। किसका है? भाटिया का कथन है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अभिवर्ती मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी? थर्स्टन ने, चेव ने, लिकर्ट ने, गटमैन ने। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो शायद ही आपने अभी तक ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, और जो साथी रेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी भर्तियां होने वाली है, वो ध्यान से देख ले। और जिन भी स्टेट भर्तियों में स्टेट टेट की जो एग्जाम होने वाली है, वो भी इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभिवर्ती मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी थर्स्टन ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। आत्म प्रत्यय के विकास में सहायक है। लंबाई, भार, अभिप्रेरणा, बुद्धि। आत्म प्रत्यय के विकास में सहायक है। क्या सहायक है दोस्तों? अभिप्रेरणा सहायक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती है, क्या है? अभिक्षमता, अभिवर्ती, मनोवर्ती, रुचि। क्या है दोस्तों? व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती है, क्या है? अभिक्षमता है दोस्तों। 1 नंबर सही रहेगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। उत्तेजना का परिवर्तन, उत्तेजना की एकांतता, मानसिक तत्परता, उत्तेजना की प्रकृति। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा क्या है दोस्तों? मानसिक तत्परता होती है दोस्तों। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की, उपरोक्त सभी की। तो आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभिभावक की, शिक्षक की और सहपाठियों सभी की होती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। विद्यार्थी की अभिवर्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो विद्यार्थियों की अभिवर्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक द्वारा नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना दोस्तों। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं निष्कर्षण के प्रतिबिंब नहीं है दोस्तों। तो बात क्या है दोस्तों? यहां पर रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 नंबर कथन सत्य नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों के तीनों कथन है वो सही है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। अभिरुचित का अर्थ होता है व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग, अच्छी आदतों का समूह है, अनुशासनहीन बने रहने की जिद, मूल प्रवृत्तियों का आदि के। तो अभिरुचित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति की योग्यताओं। दोस्तों अभिरुचित का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग होता है दोस्तों। योग्यताओं और विशेषताओं का योग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मनोवर्ती के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोवर्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं। भावनात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मनोवर्ती के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मनोवर्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, यह सही नहीं है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर।
उच्च स्वयं प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है? द्वेषोपन, आत्मविश्वास की कमी, उच्च बुद्धि, उच्च अभिक्षमता। तो उच्च स्वयं प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता क्या होती है दोस्तों? उच्च अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। यह परिभाषा है गेल की, साइमंड्स की, साइनोक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की, गिब्स की। इनसाइक्लोपीडिया दोस्तों, सॉरी मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। तो किसकी है दोस्तों ये परिभाषा? ये परिभाषा है दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वह बच्चा है। 7वीं कक्षा से जो उसकी उपलब्धि है वह कम रहने लगी, वह क्या है? तो दोस्तों मंदबुद्धि है, धीमी गति से सीखने वाला है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, मूड है। तो दोस्तों वो क्या है? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है दोस्तों। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो किसी भी बच्चे की जो जिज्ञासा है वो शांत करनी चाहिए जब या तत्काल ही करनी चाहिए। जब विद्यार्थी ने कोई जिज्ञासा जाहिर की है तो तत्काल उसको शांत कर देना चाहिए। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों यहां पर विशिष्ट बालक की ऐसे बात नहीं है कि वो पढ़ने में होशियार होगा। विशिष्ट बालक जो कुछ अलग है, तो वो पिछड़ा भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है और मंदबुद्धि भी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है। क्या होता है दोस्तों? वो समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक, हट्टी बालक। तो दोस्तों वो प्रतिभाशाली बालक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, मौलिकता। तो कौन सा कारक है जो मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मौलिकता दोस्तों, यह मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है। एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, अपनी रुचियों, अपनी प्रतिभाओं में समान नहीं हो सकते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशक्रम के अनुसार होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? 1 नंबर। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना
व्यू रचना कार्य करेगी दोस्तों, कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, प्लाइंट रिली एसोसिएशन के विद्यालयों में। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। वैसे निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि नियमित विद्यालयों में निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात हो रही है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, तो समावेशित शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में। तो निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है छात्र वर्गीकरण में दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? पहला है अधिकतर बच्चों को शामिल करते हुए कक्षा में चर्चा करना। दूसरा है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। तीसरा है सहकारी अधिगत तथा पीयर ट्यूटरिंग। चौथा है अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो दोस्तों यहां पर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो 3 नंबर सहकारी अधिगत तथा पीयर ट्यूटरिंग दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो है, तो तीनों है दोस्तों। आपका 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पर। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है? व्यक्तिक विभिन्नता को, अंतर संबंध को, निरंतरता को, सामान्य से विशिष्ट की ओर को। व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाती है दोस्तों ये। 57 का ऑप्शन ए आपके सही रहेगा। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो वो दोस्तों प्रत्येक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी थी। डोल्टन प्लांक, विने टक्का प्लांक, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड। कौन सी पद्धति दी थी? डोल्टन प्लांक दोस्तों। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है
सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजातीय भेदभाव या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारण ये तीनों ही होते हैं, सामाजिक तनाव भी, दूषित समाज भी, प्रजातीय भेदभाव भी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? सहचर्यता, प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति, उदातीकरण। तो कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों? सहचर्यता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा दोस्तों। यहां पर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? स्वस्थ पर्द वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके, उपरोक्त सभी। तो किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? उपरोक्त सभी। सभी जो स्वस्थ पर्द वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक को क्या दायित्व है? कक्षाओं में शिक्षण नहीं करे, शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी, सही व्यवहार नहीं करे। तो दोस्तों अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, व्यक्तिगत विशेषताएं। तो दोस्तों व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है? समूह मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण। ऑप्शन ए आपका सम्मिलित नहीं होता है व्यक्तिगत निर्देशन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक, प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो प्रतिरक्षा क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व का रक्षा कवच है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा। चलते हैं 66 नंबर की ओर। समायोजन की समस्या के कारक है तनाव, दुश्चिंता, कुष्ठा, उपरोक्त सभी। तो समायोजन की समस्या के तीनों कारक है दोस्तों, तनाव, दुश्चिंता और कुष्ठा। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। आत्म संप्रेषण को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंत व्यक्ति का दोस्तों यहां पर अंत नहीं है, अंत व्यक्ति है। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर क्या है? अंत है और यहां पर है अंत है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा संतुलित समायोजन का श्रेणी क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक संतुलित, अवधान की मांग, कार्य कुशलता। तो दोस्तों संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? अवधान की मांग। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है हेडफील्ड को, लेडेल को, जोन्स को, C.W. बीस को। तो किसको दिया जाता है? C.W. बीस को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो उसे द्वंद्व को कहते हैं ग्राह द्वंद्व, परिहार द्वंद्व, ग्राह द्वंद्व, दोहरा ग्राह द्वंद्व। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में न हो तो इस द्वंद्व को कहते हैं ग्राह द्वंद्व दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। तो जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? परिवार पर, विद्यालय पर और समुदाय, तीनों पर निर्भर करता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को
वृत्ति उन्मुख बनाने में और सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। तो व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर दोस्तों। 4 नंबर आपका ऑप्शन है वो यहां पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। मानसिक स्वास्थ्य, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर जो बाधा डालने वाला तत्व है वह है पारिवारिक संघर्ष। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो दोस्तों अध्यापकों और विद्यालय के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों यहां पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपरोक्त सभी। तो बात हो रही है मानसिक विकास, तो मानसिक विकास के निरीक्षण भी है, चिंतन भी है और ध्यान भी है, तीनों के तीनों पक्ष है दोस्तों। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की ओर। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार किसके अनुसार है? फ्राइड, एडलर, जुंग, हल। किसके अनुसार है? श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है किसके अनुसार है दोस्तों? एडलर के अनुसार। ये एक परिभाषा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लेना। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है तनाव, दबाव, कुंठा या चिंता। यहां पर कुंडा नहीं है दोस्तों, कुंठा है, कुंठा या चिंता। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है, क्या करता है? दबाव महसूस करता है दोस्तों। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है। ये क्या है? समन है, प्रतिगमन है, विस्थापन है या दमन है? क्या है दोस्तों? ये विस्थापन है दोस्तों। अध्यापक के ऊपर जो क्रोध था वो अपने छोटे भाई पर निकालना, विस्थापन है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है तनाव का, बगनासा का, चिड़चिड़ाहट का, दबाव का। किसका होता है? वह शिकार, तनाव का शिकार होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, बाहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो बाल्यावस्था में बालक है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है निराशा, नए अनुभव की इच्छा, असफलता, उपरोक्त सभी। तो अपराध प्रवृत्ति किशोरावस्था में जन्म लेने, अपराध प्रवृत्ति के जन्म लेने का कारण तीनों ही कारण है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है दिवास्वपन, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? संचय की प्रवृत्ति। 2 नंबर ऑप्शन नहीं है दोस्तों। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, सभी। तो दोस्तों किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो वो है किशोरावस्था दोस्तों। किशोरावस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो किस अवस्था में होता है आकर्षण समलिंगी के प्रति? किशोरावस्था में दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किसका कथन है दोस्तों? ये स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, हर्बर्ट का।
किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यह वैलेंटाइन का कथन है दोस्तों। चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन है स्किनर का, गेट्स का, कोलविन का, वॉटसन का। तो दोस्तों यह कथन किसका है? स्किनर का कथन है दोस्तों। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा? थोरनडाइक ने, स्किनर ने, फ्राइड ने, स्टैनली हॉल ने। तो किसने कहा था दोस्तों? ये स्टैनली हॉल ने कहा था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, BN झा ने, कोई नहीं। तो कोठारी आयोग ने की है दोस्तों, माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा या सुख की इच्छा? तो बात हो रही है अतृप्त इच्छा की, तो कौन सी होगी? काम वासनाएं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना सिसिज्म, सिज्म, नार्सिसिज्म या नार्सिन? क्या माना दोस्तों? अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने क्या माना था? नार्सिसिज्म। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है? आत्मसात, समझन, अनुकूलन, स्कीमा। क्या कहलाती है दोस्तों? जीव विज्ञान में कहलाती है वो स्कीमा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। बात हो रही है अतार्किक चिंतन की, तो यह अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन 1 सही रहेगा। चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में विचारों की परिपक्वता आ जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है दोस्तों? किशोरा अवस्था में आ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? मुख की अवस्था में, गोदीय अवस्था में, लैंगिक अवस्था में, अदृश्यावस्था में? तो किस अवस्था के अंदर होती है दोस्तों ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित? लैंगिक अवस्था में। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की ओर। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5, 7, 8 या 4? तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास है इसकी 8 अवस्थाएं बताई है दोस्तों। कितनी? 8 अवस्थाएं। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 4, 5, 6, 8? तो दोस्तों कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 6 अवस्थाएं बताई है दोस्तों। कितनी? 6 अवस्थाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कोई नहीं? तो विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है दोस्तों। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। क्या है दोस्तों? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है दोस्तों आपके रुचियां हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 नंबर आपका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास से, तर्क एवं निर्णय से, अवबोध का क्षमता से?
तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो दोस्तों मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी के अंदर 100 प्रश्नों के अंदर हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैसा लगे ये क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है किसने कहा? जॉन्स, विलियम जेम्स, गिलफर्ड या एरिक्सन? किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों किशोरावस्था शेषवावस्था ये पुनरावृत्ति है, ये जोन्स ने कहा था। किसने कहा था? जोन्स ने कहा था। तो दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के 100 प्रश्न। इसी प्रकार 100 प्रश्नों के 15 वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। आप बस तैयारी करते रहो दोस्तों, और वीडियो को शेयर करके चैनल का सपोर्ट करो। नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।